भारत ने हमेशा शांति की बात की, लेकिन जवाब में मिला बारूद, बंदूक और आतंक। कभी संसद पर हमला तो कभी मुंबई की सड़कों पर गोलियां, कभी जवानों को सोते हुए मार देना तो कभी तीर्थ यात्रियों पर गोलियां चलाना। ये उस दुश्मनी की मिसालें थी जिसे पाकिस्तान ने हर बार नई शक्ल में जिंदा रखा, लेकिन भारत झुका नहीं। हर शहीद की कुर्बानी का जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक। ये वीडियो उन घटनाओं की कहानी है जो इतिहास में दर्ज है, नफरत की साजिशें और भारत की मजबूत प्रतिक्रिया। साल था 1947। भारत ने आज़ादी पाई थी, लेकिन उपमहाद्वीप को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग का पलायन और हजारों निर्दोषों का खून बहा। लेकिन इस पूरे हलचल में एक और आग सुलग रही थी, जम्मू और कश्मीर का सवाल। भारत और पाकिस्तान दोनों की नज़र इस सियासत पर थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग नाम से एक गुप्त सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पख्तून ट्राइबल मिलिटेंट्स को भेजा गया, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और ISI की मदद प्राप्त थी। उनका मिशन था कश्मीर पर हमला करके उसे जबरन पाकिस्तान में मिला देना। इन लड़ाकों ने बारामूला, उड़ी और आसपास के इलाकों में बर्बरता फैला दी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, व्यापारियों की हत्या कर दी और धार्मिक स्थलों को लूटा। ये सब इतिहास का काला अध्याय बन गया। हमले से घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत ने स्पष्ट किया, सैन्य सहायता तभी दी जा सकती है जब जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बने। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिया। कश्मीर अब कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन चुका था। 1947 के अंत से 1948 तक भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने श्रीनगर, बारामूला और उड़ी को सुरक्षित किया और हमलावरों को पीछे खदेड़ दिया। जनवरी 1948 में भारत ने इस मुद्दे को UNSC में ले गया। UN ने युद्ध विराम की सिफारिश की और 1 जनवरी 1949 को संघर्ष विराम लागू हुआ। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में रहा, जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या POK के नाम से जानते हैं। ये युद्ध न सिर्फ एक भूभाग की लड़ाई थी, बल्कि भारत पाक रिश्तों में एक स्थायी दरार की शुरुआत थी। 1965 तक पाकिस्तान को विश्वास था कि भारत 1962 के चीन युद्ध के बाद सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। जनरल अयूब खान को यह भी गलतफहमी थी कि कश्मीर भारत से नाखुश है और थोड़ी सी चिंगारी पूरे कश्मीर को भारत के खिलाफ खड़ा कर देगी। इसी सोच में उसने 2 गुप्त सैन्य योजनाएं बनाई। पहला ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को सिविलियन के भेष में कश्मीर भेजा गया। दूसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसका लक्ष्य था जम्मू के अखनूर ब्रिज पर कब्जा कर भारत को कश्मीर से काट देना। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने घुसपैठ शुरू किया। लगभग 26 इन्फिल्ट्रेशन टीमों को भेजा गया, पर कश्मीरी जनता ने न पाकिस्तान का साथ दिया और न विद्रोह किया। भारत ने इन घुसपैठियों को पकड़ना शुरू किया और उनके पास से पाकिस्तान सेना के दस्तावेज और ID बरामद हुई, जिससे साजिश बेनकाब हो गई। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ इलाकों में अपना नियंत्रण वापस ले लिया। 6 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक हमला कर दिया। भारतीय सेना ने लाहौर के 3 प्रमुख रास्तों से प्रवेश किया, अमृतसर अटारी मार्ग, खेमकरन कसूर और फिरोजपुर हुसैनीवाला। भारत की 15वीं, 1वीं और 11वीं कोर ने युद्ध के कई मोर्चों पर बढ़त बनाई और 8 सितंबर को पाकिस्तान ने असल उत्तर सेक्टर में भारी टैंक हमला किया, जिसे भारतीय सेना की 4 गार्ड्स, 18 कैवलरी और 62 माउंटेन ब्रिगेड ने पीछे धकेला। इस जंग को कहा गया बैटल ऑफ असल उत्तर, जहां पाकिस्तान के लगभग 97 पैटर्न टैंक नष्ट किए गए। पाकिस्तान को लगा कि वह भारत को कश्मीर में मात दे सकता है, लेकिन भारत ने पश्चिम सीमा तक युद्ध फैला दिया। भारत ने हाजी पीर पास, तिथवाल और राजौरी जैसे सामरिक स्थानों पर कब्जा किया। भारत ने पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में पाकिस्तान की पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया। इस युद्ध में भारत ने करीब 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था,
जबकि पाकिस्तान सिर्फ 550 वर्ग किलोमीटर ही ले पाया। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता से 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। समझौते के तहत दोनों पक्ष युद्ध पूर्व स्थिति पर लौटने के लिए तैयार हुए, पर भारतीय जनता असंतोष में थी क्योंकि भारत जीते हुए क्षेत्र लौटा रहा था। युद्ध के कुछ महीनों बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही रहस्यमय मृत्यु हो गई, जिसे आज तक लेकर सवाल उठते हैं। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान दो हिस्से में बटा हुआ था। पश्चिम पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, और पूर्व पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। पूर्व पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता और अधिकार पश्चिम पाकिस्तान के पास था। मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव जीता, लेकिन सत्ता सौंपने के बजाय जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसे अस्वीकार कर दिया और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का सबसे बर्बर ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी, प्रेस और आम नागरिकों को निशाना बनाकर नरसंहार शुरू कर दिया। लगभग 30 लाख से अधिक बंगालियों की हत्या हुई, 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में घुस गए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार तक। यह केवल एक मानवाधिकार संकट नहीं था, यह भारत की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी खतरा था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शांति का हर रास्ता आजमाया, लेकिन पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा। भारत ने मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें प्रशिक्षित किया और हथियार देना शुरू किया, और इससे खुन्नस खाकर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर, जामनगर और अन्य ठिकाने थे। पाकिस्तान के इस हमले को भारत ने सीधा युद्ध का घोषणा माना और उसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पूर्वी मोर्चा पर भारत की 3 सेनाओं ने बांग्लादेश में घुसकर निर्णायक हमला किया। भारतीय सेना के 3 कोर ने कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में बांग्लादेश को चारों ओर से घेर लिया। INS विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री नाकाबंदी कर दी और भारतीय वायुसेना ने ढाका, चटगांव और सायलेट के सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया। पश्चिम मोर्चा की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और कश्मीर में हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम किया। भारत ने एक गुप्त मिशन में INS खुकड़ी खोया, लेकिन पाकिस्तान की नौसेना को लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया गया। केवल 13 दिनों में ही भारत ने इतिहास रच दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और उसी दिन एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्माहट थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस सेवा शुरू की और भारत पाकिस्तान के बीच शांति की पहल की, लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सेना ने एक गुप्त योजना तैयार कर ली थी। विशेष रूप से इसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का हाथ था। LOC पार करके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की साजिश। यह पूरी तरह से विश्वासघात था, क्योंकि पाकिस्तान ने उन चोटियों पर कब्जा किया जिन पर भारतीय सेना सर्दियों में मौसम के कारण तैनात नहीं रहती थी। मई 1999 में एक चरवाहे की सूचना पर पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल, द्रास, तोलोलिंग और बाटलिक सेक्टर में कब्जा कर चुके हैं। ये घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे। उन्होंने ऊंचाई वाली चोटियों पर बंकर बना लिए थे, जहां से NH-1A पर फायरिंग की जा सकती थी। यह वही नेशनल हाईवे है जो लेह को कश्मीर से जोड़ता है। 26 मई 1999 को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने दुर्गम, बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी। बावजूद इसके भारतीय सेना ने टोलोलिंग, मुस्कोह घाटी, बाटलिक और सबसे महत्वपूर्ण टाइगर हिल जैसे क्षेत्रों को दुश्मनों से मुक्त कराया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे वीरों ने अद्भुत शौर्य दिखाया।
भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंतर्गत हमला शुरू किया और मिराज 2000 विमानों ने दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। जैसे ही ये सिद्ध हुआ कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक थे, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा होना पड़ा। भारत ने 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त कर LOC के सभी इलाकों को पूरी तरह मुक्त कर दिया और इसी दिन को हम हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध में लगभग भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए और पाकिस्तान के लगभग 1200 से 1600 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में भारत ने पहली बार टीवी पर युद्ध का लाइव कवरेज किया और देश ने पहली बार फ्रंट लाइन की लड़ाई देखी। 13 दिसंबर 2001 की सुबह 11:30 बजे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था भारतीय संसद भवन उस दिन किसी आम कार्य दिवस की तरह चल रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कुछ ही मिनटों में लोकतंत्र के मंदिर पर आतंक की सबसे घिनौनी चोट होने वाली थी। 5 आतंकी नकली सरकारी गाड़ियों में सवार होकर संसद परिसर में घुस आए। कुछ ने CRPF की यूनिफॉर्म पहनी थी और गाड़ियों पर गृह मंत्रालय और संसद का स्टिकर तक चिपका था। गेट पर घुसते ही शुरू हो गया AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटकों से लैस आत्मघाती हमला। उनका लक्ष्य था संसद भवन के अंदर घुसकर जितना हो सके नेताओं की हत्या करना। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी कुछ ही दूर पर थे और लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम मंत्री संसद भी मौजूद थे, लेकिन CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बल के जवान ने उन्हें संसद भवन में घुसने से पहले ही रोक लिया। 9 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। जांच में पता चला कि हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी संगठनों ने मिलकर किया था। ये वही संगठन थे जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग, हथियार और ISI का समर्थन मिलता है। भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरा। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया और 5 लाख से अधिक सैनिकों को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया। ये 10 महीने तक चला। भारत ने इस घटना के बाद आतंक के खिलाफ कानून सख्त किए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा को लागू किया और आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण बढ़ाया गया और देश भर में आतंकी मॉड्यूल्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 26 नवंबर 2008 भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। शाम के 8 बजे जैसे ही शहर की रफ्तार थोड़ी थमती है, वैसे ही शुरू होता है देश की सबसे भयानक और सुनियोजित आतंकी साजिश 26/11 हमला। 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान के कराची पोर्ट से भारत के तट तक पहुंचे। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाले नाव कुबेर को हाईजैक किया, नाविक की हत्या की और फिर कोलाबा तट से मुंबई में दाखिल हो गए। हथियारों से लैस ये आतंकी 3 बड़े गुटों में बटे और उनके निशाने पर थे ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, निर्मन हाउस, CST रेलवे स्टेशन और कैफे लियोपोल्ड। 10 आतंकियों ने पूरे शहर को 60 घंटे तक बंधक बना लिया। AK-47 ग्रेनेड, GPS, मोबाइल सैटेलाइट फोन, हर संसाधन उनके पास था। उन्होंने ताज होटल में दर्जनों लोग को मार डाला, आग लगाई और विदेशी मेहमानों को बंधक बनाया। CST स्टेशन पर आम यात्रियों को चुन चुन कर मारा गया। पूरे देश ने टीवी पर देखा कैसे एक बंदूकधारी अजमल कसाब स्टेशन पर खून की होली खेल रहा था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। NSG कमांडो, मरीन कमांडो और मुंबई पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कमांडो ताज और ओबराय में रस्सियों से उतरे, गोलियों और आग के बीच 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, शहीद हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, तुकाराम ओम्बले ये वो नाम है जिनकी कुर्बानी ने भारत की आत्मा को बचाया। कुल 186 नागरिक मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन भारत झुका नहीं। जांच में पाया गया कि ये हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा रचा गया था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और यही बना पाकिस्तान की झूठी कहानियों का सबसे बड़ा सबूत। अमेरिका, यूरोपीय देश और UN तक ने लश्कर और ISI के लिंक की पुष्टि की। NIA का गठन हुआ, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया गया और NSG की रीढ़ को और मजबूत किया गया। 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जवान सो रहे थे। तभी 4 हेवली आर्म्ड पाकिस्तानी आतंकवादियों ने LOC पार कर कैंप में दाखिल हो गए, हथियारों, ग्रेनेड्स और पेट्रोल के साथ। कुछ ही मिनटों में 17 जवान शहीद हो गए और कई आग में झुलस गए। यह भारतीय सेना पर उस समय का सबसे बड़ा आतंकी हमला था।
ये आतंकी आए थे जैसे मोहम्मद से। उनके पास मिले जीपीएस, खाने का सामान, हथियार, सब पर मेड इन पाकिस्तान के चिन्ह थे। देश भर में आक्रोश था, कैंडल मार्च, सोशल मीडिया पर गुस्सा और एक ही सवाल, अब क्या भारत चुप रहेगा? भारत ने इतिहास रचा। 11 दिन बाद 28-29 सितंबर की रात भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो एलओसी पार कर गए। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इस ऑपरेशन में 7 लॉन्च पैड्स पर हमला किया गया। दर्जनों आतंकियों और उनके गाइड्स को मार गिराया गया। कमांडो हेलीकॉप्टर से सीमा तक गए, फिर पैदल दुर्गम इलाके पार किए। हर ठिकाने को चुपचाप खत्म किया गया बिना एक भी भारतीय जान गंवाए। ये था भारत का बदला। पहली बार खुले तौर पर, बिना छिपे, बिना माफी मांगे पूरी दुनिया ने माना यह एक आत्मरक्षा में किया गया पराक्रमी कदम था। पाकिस्तान पहले तो नकारता रहा, फिर झूठ फैलाता रहा, लेकिन भारतीय सेना ने सैटेलाइट इमेज, वीडियो फुटेज और ठोस जानकारी के साथ हर बात को साबित कर दिया। 14 फरवरी 2019 पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था और भारतीय जवान सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो काफिला पुलवामा के अवंतीपुरा से गुजरा, एक स्कॉर्पियो कार में बैठा आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार धमाका कर देता है। 350 किलोग्राम आरडीएक्स से लदी उस गाड़ी ने पूरे काफिले को उड़ा दिया। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। यह 1989 के बाद सबसे बड़ा हमला था। घटना के कुछ ही घंटों में जैसे मोहब्बत ने हड़मल की जिम्मेदारी ली। वीडियो जारी हुआ जिसमें आदिल पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दिखाई दिया। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर वही रट रटाया और जवाब दिया, हम शामिल नहीं हैं। पर इस बार भारत ने सिर्फ भाषण नहीं दिया। 10 दिन बाद 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान एलओसी पार कर गए और पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में बने जैसे मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर 1000 किलोग्राम बम बरसाए। सैटेलाइट गाइडेड बमों ने बंकर, हथियार डिपो और ट्रेनिंग हॉल को निस्तानाबूद कर दिया। जैश के दर्जनों आतंकवादी और ट्रेनर मारे गए, जिनमें मौलाना यूसुफ अजहर भी था, जो जैश प्रमुख मसूद अजहर का रिश्तेदार था। भारत की वायुसेना बिना किसी नुकसान के वापस लौट आई और यह भारत की पहली घोषित एयर स्ट्राइक थी जो दुश्मन देश की सीमा के अंदर की गई। पाकिस्तान घबरा गया और जवाब देने की कोशिश में उन्होंने अगले दिन भारतीय वायुसेना में घुसपैठ की, लेकिन इंडियन एयर फोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। विंड कमांडर अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 विमान गिराया, लेकिन उनका MiG-21 क्रैश हो गया और वो पकड़े गए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य दबाव के जरिए अभिनंदन को 60 घंटे में सकुशल वापस इंडिया में ले आए और यह था नया भारत। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हर साल लाखों पर्यटक यहाँ बेसन घाटी की सुंदरता देखने आते हैं। लेकिन इस बार वादियों में सिर्फ हरियाली नहीं, खून की लहरें बही। दोपहर 3:15 बजे जब पर्यटक जीप लाइन, घुड़सवारी और ट्रैकिंग का आनंद ले रहे थे, तभी 5 आतंकी आधुनिक हथियारों के साथ सेना के वर्दी में वहां पहुंचे। इन आतंकवादियों के पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियार थे। ये आतंकवादी एक एक पर्यटक को घेरने लगे और उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को छाटा। किसी को कलमा पढ़ने को कहा तो किसी के शरीर की जांच की और फिर निर्दोषों को अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 26 पर्यटक मारे गए, जिसमें से अधिकतर हिंदू श्रद्धालु और युवा कपल्स थे। 30 से अधिक घायल हुए, जिनमें कई की हालत नाजुक रही। जांच में सामने आया कि ये हमला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने किया था। इनका सीधा संबंध ISI से था। भारत सरकार ने इस हमले को पूर्व नियोजित नरसंहार कहा। इस हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश से निकाला गया, इंडस ट्रीटी को स्थगित किया गया, LOC पर गतिविधियां बढ़ाई गई और आज ठीक रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। समय में थोड़ा पहले चलते हैं। हमले के बाद NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की गहरी जांच शुरू की। फॉरेंसिक एविडेंस, गवाहों और डिजिटल ट्रैकिंग से पता चला कि हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन ने रची। NIA के मुताबिक हमलावरों में 2 आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे। इनमें से एक था हासिम मूसा, जो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स में काम कर चुका था, और दूसरा था अली भाई, जो पाकिस्तान के अन्य आतंकी ठिकानों से जुड़ा हुआ था। लेकिन 7 मई 2025 को देर रात में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक और सख्त हवाई हमले करने का था।
भारतीय सेना ने 9 टारगेट्स पर मिसाइल हमले किए। ये टारगेट से मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, मुरिदके और पीओके के अन्य क्षेत्र सभी टारगेट आतंकियों के ठिकाने थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस हमले को युद्ध की घोषणा कहा। इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो जख्म हैं जो भारत ने अपने सीने पर सहे हैं। हर आतंकी हमले के पीछे एक माँ की चीख, एक बच्चे का टूटता बचपन और एक वीर का लहूलुहान बलिदान है। लेकिन भारत ने हर बार दिखाया है, हम टूटते नहीं हैं, हम उभरते हैं। हम सहते हैं मगर चुप नहीं रहते, क्योंकि ये देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये शहीदों की चिता से निकली आग है जो हर बार जवाब देती है। याद रखो, आतंकी की उम्र सीमित होती है, लेकिन भारत की प्रतिज्ञा अजर, अमर और अडिग है। जय हिंद, वंदे मातरम।